बिगड़ गई बात। हम बात कर रहे हैं अमेरिका में जो मुलाकात हुई जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की। मामला दरअसल ये था कि उम्मीद ये थी कि 3 साल से जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। इसलिए हम कह रहे हैं गजब हो गया। उम्मीद क्या थी, क्या हो गया, बात करना बहुत जरूरी यहां पर, क्योंकि कैमरे के सामने विश्व की एक बड़ी शक्ति अमेरिका और उनके सामने जेलेंस्की, कैमरे के सामने ये लोग भिड़ गए आपस में, तू मैं होने लगी, बहुत सारी बातें हुई। करेंगे बात। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात की, और ये मुलाकात को आम मुलाकात आप नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप अब जेलेंस्की को समझौते के लिए मना लेंगे और युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ठीक उसके उलट। दुनिया की कूटनीति में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, कभी जो दिखाई दिया विशेष तौर पर व्हाइट हाउस के अंदर, बिल्कुल अलग चीजें दिखाई दी। दोनों नेताओं के बीच में बात तीखी नोक झोंक में तब्दील हो गई। पता ही नहीं चला ये कब हो गया, बातचीत होते होते। खैर, अब इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि लगभग 3 साल से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध का होगा क्या, क्योंकि यूक्रेन बिना अमेरिका की मदद के रूस के सामने टिका रह सकता है क्या? एक ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका ने लगातार यूक्रेन की मदद की, और ये बात जब बहस हो रही थी तब डोनाल्ड ट्रंप भी कहते नजर आए कि अगर हम आपकी मदद ना करते तो आप 2 हफ्ते टिक ना पाते। खैर, यूक्रेन को अभी यूरोपीय देशों का साथ मिल रहा है, क्योंकि इनके दम पर जेलेंस्की युद्ध में खड़े रह पाएंगे, ऐसी उम्मीद उनको है। लेकिन क्या वाकई ऐसा संभव है क्या? रूस आखिर क्यों यूक्रेन के साथ अब समझौते को तैयार हो गया है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों के जवाब हम आने वाले समय में जरूर इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में इतनी दूरियां क्यों आती जा रही हैं, सवाल यह भी है। करेंगे विस्तार से बात, लेकिन वो तीखी बहस क्या रही वो आपको पहले हम दिखाएंगे। उसके बाद में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी आपको बताएंगे। चर्चा करेंगे कि आखिर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में वो कैसे हो गया जो आज तक दुनिया के कूटनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की कैसे बच्चों की तरह आपस में कैमरे के सामने भिड़ गए, वो हम आपको दिखा देते हैं। I would respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president. In 2019, I signed with him. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III, and what you're doing is very disrespectful. तो देखा आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन वाले जेलेंस्की ये आपस में भिड़ गए। कैमरे के सामने ये बहस होती रही, बीच में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बीच बचाव करना पड़ा, ये स्थिति तक आ गई। कमर आगा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। स्वागत है आपका कमर आगा जी। किस प्रकार से देखें इस बहस को? ये बहस हुई क्यों, पहले ये बता दीजिए, और जिस प्रकार से ये बहस हुई अब यहां से यूक्रेन के लिए आगे क्या? कमर आगा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। रिक्वेस्ट है, इट्स एन रिक्वेस्ट की शायद आप म्यूट है, अनम्यूट हो जाए एक बार अपने डिवाइस से, फिर आपकी आवाज पहुंचेगी। इस तरह का
कोई प्रोटोकॉल होता नहीं है। एक कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, डिप्लोमेसी के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको हर देश फॉलो करता है। लेकिन हम शुरू से देख रहे हैं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये कोई भी कस्टम ट्रेडिशन इस तरह के सब विरोध करते चले आए हैं। जिस प्रकार के ये कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार से ये चलते हैं, जिस प्रकार की बातें करते हैं। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इनका कि वहाँ पे अमन शांति हो। ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही थी कि भाई युद्ध का काल समाप्त हो गया है, युद्ध के माध्यम से मसले हल नहीं होंगे, मसले हल टेबल पे ही होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात साफ साफ कही, पुतिन से कही पहले, फिर उसके बाद इनसे भी कही, और शुरू से भारत भी इस पक्ष में रहा कि बातचीत हो। अब वो वहाँ पे बातचीत की बात चल रही है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कोशिश कर रहे थे, तो ये इनको लगा कि ये उनके पक्ष में नहीं है। दूसरी बात ये कि इनकी पॉपुलैरिटी भी वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है यूक्रेन के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रम्प इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये चाहते हैं कि इनको उसी तरह की फंडिंग मिलती रहे, उसी तरह का वेपन सप्लाई अमेरिका से जारी रहे, तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प देने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि अब इस इंसिडेंट के बाद तो मैं समझता हूँ इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यूरोप से भी इनको जो सपोर्ट मिलती है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कि अमेरिका और यूरोप के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। कमरागा जी, ये बात बिगड़ी कहाँ? क्योंकि आम लोग, हिंदुस्तान में बैठा आम आदमी नहीं समझ पा रहा है ये बात बिगड़ी कहाँ। क्या यूक्रेन के पास जो आप कह सकते खनिज का भंडार है, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, ये जो तमाम चीजें उनके पास हैं, जो खनिज हैं, वो अब रूस के कब्जे में जा चुका है। 3 सालों की लड़ाई में शायद उसको खोने का दर्द था कि जो वहां पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो फट पड़े अचानक से बोलते बोलते। क्या ये बहुत बड़ा कारण था या कुछ और रीजन था, या माइंड मेकअप करके आए थे? किस प्रकार की बातचीत होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो असेसमेंट है यूक्रेन युद्ध को लेके कि ये युद्ध जीता नहीं जा सकता, और ये युद्ध खत्म भी नहीं किया जा सकता जब तक कि इनको वेपन सप्लाई जारी रहेगी, अपना ये चलता रहेगा। जी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे ईरान इराक वार 8 साल चली और कोई विनर नहीं हुआ। बाद में इराक को हार ही हो गई, एक तरह से मुल्क छोड़ना, ईरान से विड्रॉ करना पड़ा। उन्हीं ने कहा कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ लाखों लोग मर गए, यूक्रेन बर्बाद होता चला जा रहा है, युद्ध समाप्त होना चाहिए। उन्हीं ने प्रेसिडेंट बनने से इलेक्शन के बाद ही, तुरंत जीतने के बाद उन्हीं ने ये बात कहनी शुरू कर दी थी। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि वो युद्ध चले और वो किसी स्टेज पे उनको इतनी मदद मिल जाए कि वो उसको लिबरेट कर पाए। रशिया का कहना इनका कहना ये है, ट्रम्प साहब का, कि रशिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, न तो उसकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, तेल की सप्लाई भी उसकी लगातार बनी हुई है, उसके फ्रेंड्स भी मौजूद हैं, और उनकी एक और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वो चाहते हैं रशिया को कि ये युद्ध ख़त्म हो, फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि रशिया से उनके अच्छे संबंध हो अमेरिका के। वो ये भी चाहते हैं कि रशिया और चाइना जिस तरीके से करीब आए हैं, ये एक बड़ा थ्रेट है अमेरिका और पश्चिम यूरोप को। इनको एक साथ न लाया जाए, बल्कि ये तभी संभव होगा कि युद्ध ख़त्म किया जाए और रशिया को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में दोबारा से, या डिप्लोमेसी में दोबारा से रशिया को वापस लेके आया जाए, तभी ये संभव हो पाएगा। और फिर उसके बाद उनको ये भी लगता है कि रशिया के पास बहुत मिनरल्स हैं और रशिया के पास बहुत ऑयल और गैस के भंडार हैं। अगर ये रशिया से दोस्ती होगी तो अमेरिकन कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमी उनकी काफ़ी वीक है। उनके यहाँ कीमतें हर चीज़ की, एसेंशियल कम्युनिटीज़ की, बहुत बढ़ी हुई हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो वो उसको भी दूर करना चाहते हैं। उसके लिए वो टैरिफ भी लगा रहे हैं चाइना पे और तमाम दुनिया भर के मुल्कों पे। और रशिया से वो चाहते हैं कि जो सैंक्शन पॉलिसी थी वो फेल हो गई, अब रशिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि उन्हीं ने ये भी, ट्रम्प जी ने कहा कि जो एरिया रशिया के कंट्रोल में है उसमें अधिकतर पॉपुलेशन रशियन मूल की है,
और वो नहीं चाहते इनके साथ रहने। एक संधि हुई कमर थी आगा जी, आप चूंकि पूर्व राजनयिक रहे हैं, आप बेहतर तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ठीक है, आपने कहा कि भाई रूस के कब्जे में जो चीजें चली गई हैं, वहां पर रशियन लोग रहते हैं, सारी बातें एक बार समझ भी लें, लेकिन जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, जो यूक्रेन की ताकत है, जिससे जो यूक्रेन है वो समृद्ध होता है, वो अगर चला गया रूस के कब्जे में तो क्या यूक्रेन के पास क्या बचेगा? क्या इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान जेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं? मैं इस पर चाहूंगा कि आप जरूर दो शब्द बोलें, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनका कहना ये है कि युद्ध से ये जीत ही नहीं सकते। निगोशिएशन का दौर शुरू हो, वहां से खनिज निकाले जाएं, उन खनिज को बेचा जाएगा, फिर उसके बाद ये है कि उसको शेयर किया जाएगा प्रॉफिट में। अमेरिका ने जो खर्चा किया है, वहां पे जो इन्वेस्ट किया है वॉर के अंदर, जो पैसा दिया गया है वो वापस लिया जाएगा, और बातचीत से फिर तय होगा कि कितने मसले होंगे, ये टेक्निकल कमेटीज तय करेंगी। उनका पहला कहना यह है कि युद्ध विराम की बात करो, सीज फायर करो, बातचीत शुरू करो, मतलब और फिर ठीक है, मतलब एक बात समझ में आ गई, जहां तक आप जो कहना चाह रहे हैं, युद्ध विराम कॉम्प्रोमाइज से ही होगा। अब ये कॉम्प्रोमाइज करने को जेलेंस्की तैयार नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल तैयार नहीं। उनको ये लगता है कि वो युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन उनके पास ना तो बड़ी सेना रह गई है, ना उनकी पब्लिक के अंदर बहुत सपोर्ट है। ट्रम्प साहब ये भी बार बार कहते हैं कि तुम तो डिक्टेटर हो, कोई इलेक्शन नहीं हुआ पिछले 8 साल से भी ज़्यादा हो गया है, इलेक्शन होना चाहिए वहाँ पे। तो बहुत सी बातें हैं, टेंशन बहुत बढ़ गया है इन दोनों के बीच में। अब मैं समझता हूँ कि ओवल ऑफिस में बैठ के जिस तरह से इन्हीं ने बिहेव किया है, ये इनके पक्ष में नहीं होगा। अब ये है कि मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो शायद इनसे बात भी नहीं करें। अब देखना यह है कि यूरोप किस तरीके से इस मसले को, मतलब ठीक है, मतलब ये भी माना जाए क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो ओवल हाउस में बातचीत हुई, ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस के, वहां पर ट्रंप ने क्या ये स्पष्ट कर दिया, एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तो हमने हाथ खड़े कर दिए हैं और आप बुरी तरीके से युद्ध हार जाएंगे? क्या एक तरीके से धमकी दे दी है ट्रंप ने, या तो हमारी बात मानिए या फिर युद्ध हारने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि अमेरिका ना तो आपको नाटो में एक्सेप्ट करेगा, ना ही अब आपको किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट करने जा रहा है। इसी हद तक आप कह सकते हैं, इन शब्दों में तो नहीं, मगर उन्हीं ने ये इनको पर्सनल उन्हीं ने अक्यूज किया कि ये इज नॉट, कि ये इस कंडीशन में नहीं कि इनसे बातचीत की जाए। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी ओवल ऑफिस में, उनके ऑफिस में किसी ने इस तरह की जुर्रत भी नहीं की। इस तरह से उन्हीं ने कहा है, मतलब उन्हीं ने इंडिकेट कर दिया है। देखिए, साफ ब्लैक एंड वाइट शब्द में बातचीत नहीं होती, कुछ एरियाज ग्रे भी होते हैं। वो उन्हीं ने बिल्कुल कम्युनिकेट कर दिया है कि वो इनसे अब बात नहीं करेंगे और यूरोप के को भी नहीं करने देंगे। मुझे लगता है कि यूरोप को भी वो नहीं होंगे। अब इनके लिए मेरा ख्याल है वो डिमांड करेंगे कि वहाँ इलेक्शन होना चाहिए। क्या ऐसा भी हुआ क्या कमर आगा जी, क्या ऐसा भी हुआ कि जेलेंस्की कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी गई? क्योंकि वो कह रहे थे, जो आपसी जो इनकी कन्वर्सेशन है उसमें वो कह रहे थे कि मुझे आपने इनवाइट किया तो मुझे बोलने दीजिए। क्या ऐसा भी हुआ इस पूरी बातचीत में कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया? उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज करिए। अब उनका वर्जन क्या था, उनका वर्जन क्या सुना ही नहीं गया इस बातचीत के दौरान? दबाव बना रहे थे क्या डोनाल्ड ट्रंप, या फॉर्मल बातचीत चल रही थी और ऐसी बातचीत हो सकती थी? देखिए, ये बातें तो पब्लिक के सामने थोड़ी ना होती हैं, ये बातें तो अंदर हुई होंगी, जो कुछ भी हुई होगी। जो इन प्रिंसिपल डिसाइड होता है वो आके मीडिया को बताया जाता है। वहां इनको पूरा समय मिला होगा बोलने के लिए, और वहां पे ये बोले भी, क्योंकि टेंशन हो गया तो फिर उन्होंने बोलने भी नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है। उनको रोका, और क्योंकि उनके ऑफिस के अंदर बैठ के इस तरह की बातें कर रहे थे, उनको अपनी पब्लिक ओपिनियन भी तो देखनी थी जनता की। प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये लगा कि भाई ये जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो मेरी तो रिपुटेशन अमेरिका के अंदर भी खराब हो जाएगी। तो वो रोक रहे थे, बार बार इनको रोका भी उन्हीं ने। अच्छा, उन्होंने ये क्यों कहा, कमर आगा साहब, उन्होंने ये क्यों कहा कि बाइडेन वॉज नॉट अ स्मार्ट प्रेसिडेंट? ये उन्होंने क्यों कहा कि वो स्मार्ट प्रेसिडेंट नहीं थे? बाइडेन का इसमें चर्चा क्यों आई? बाइडेन को क्यों कहा और क्या मकसद रहा होगा इसके पीछे? उन्हीं ने 2 वजह से कहा। एक तो ये कि बाइडेन का पूरा असेसमेंट गलत था। ये लोग सोच रहे थे कि 2 हफ्ता और 3 हफ्ते में रशिया टूट जाएगा, पुतिन खत्म हो जाएंगे, वहां पे रिवोल्ट हो जाएगा।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रशिया उसी तरह से स्ट्रांग रहा, उसके मित्र देश उसके साथ खड़े हुए हैं एफ्रो एशियन कंट्रीज में। फिर दूसरी तरफ ये भी था कि इनका वो बार बार ये भी कहती हैं अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये होता ही नहीं, हम पहले ही सॉल्व कर लेते, जो उन्हीं ने नहीं किया। इसलिए कि रशिया बार बार कह रहा था कि आप, उसने एक रेड लाइन लगाई थी कि नाटो में कि इनकी मेंबरशिप नहीं होगी, नाटो के ट्रूप्स यहाँ पे नहीं आएंगे, और यूक्रेन जो है वो केवल यूरोपियन यूनियन तक की मेंबरशिप लेने पे राजी हो जाएगा। फिर उसके बाद एक संधि भी हुई थी इससे पहले, आई थिंक 2016, मुझे याद नहीं है, इसमें ये तय हुआ था कि जो रशियन डोमिनेटेड एरियाज हैं उनको ऑटोनॉमी मिलेगी। वो ऑटोनॉमी उनको नहीं मिली, उसके गारंटर थे जर्मनी और फ्रांस। कमर आगा जी, कुल जमा यही है कि ट्रंप ये चाहते थे कि कॉम्प्रोमाइज हो, युद्ध विराम हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज की बात पर जेलेंस्की तैयार नहीं है। वो बात उनको अखर गई, उन्होंने वहां इंटरप्ट किया और ये बहस जो है वो तीखी नोकझोंक में तब्दील हो गई। बहुत आभार आपका, आपने समय दिया कमर आगा जी, तमाम महत्वपूर्ण बिंदु आपने जो है वो हाईलाइट किए, लेकिन बात बिगड़ गई है। अब यहां से आगे यूक्रेन का क्या होगा, क्योंकि अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। काफी तीखी नोकझोंक यहां दोनों नेताओं के बीच में दिखाई दी, और दुनिया के इतिहास में, दुनिया के कूटनीतिक इतिहास में ऐसी बहस, ऐसी तीखी नोकझोंक व्हाइट हाउस के अंदर आपने कभी नहीं देखी होगी।